हेलो फ्यूचर रिसर्चर्स एंड जेआरएफ स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्षकार और आज हम पढ़ रहे हैं सीएसआर नेट लाइफ साइंस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, स्नेर हाइपोथेसिस और कोड्स के बारे में मास्टर क्लास ली थी। अगर आप बिगिनर है और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख ले। और आज हम सेल्स के पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करने वाले हैं। सिर्फ इनके बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स की इन ऑर्गेनेल्स के अंदर के प्रोटीन इंपोर्ट कैसे होता है, पार्ट बी और पार्ट सी में टॉम, टीम और टॉक और टिक कॉम्प्लेक्स से डायरेक्ट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का लेक्चर में हम हमारे फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनेल्स के स्पॉन्टेनियस नेचर पर और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनके कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को डिकोड करेंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के टॉम और टीम कॉम्प्लेक्सेस और क्लोरोप्लास्ट के टॉक और टिक कॉम्प्लेक्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल के से शुरू करते हैं कि इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स ही क्यों कहा जाता है। इसका सिंपल सा जवाब छुपा हुआ है इनकी एंडोसिम्बायोटिक थियरी में। ये थियरी बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले आजाद घूमने वाले यानी कि फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे। इन्हें एक एंशियंट यूकैरियोटिक सेल्स ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था। इनके बैक्टीरिया वाले पास्ट की वजह से आज भी इनमें कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं ये यूनिक फीचर्स क्या है। पहला है सर्कुलर डीएनए। इन दोनों ऑर्गेनेल्स के पास अपना खुद का जीनोम होता है। हाँ, सही सुना, इन ऑर्गेनेल्स में अपना खुद का जीनोम है। बैक्टीरिया की तरह इनका डीएनए टिपिकली सर्कुलर भी है और डबल स्टैंडर्ड होता है और इसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल सिस्टम्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इनके पास अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरीज होती है। इनके राइबोसोम 70S टाइप्स के होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ना कि यूकैरियोटिक के साइटोसोल 80S टाइप्स के। ध्यान रखिए। और थर्ड है बाइनरी फिजन। ये होस्ट सेल्स के साइकिल्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होते और बैक्टीरियल बाइनरी फिजन्स की तरह खुद डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके पास खुद का डीएनए होने के बावजूद इनका लगभग 90% जो प्रोटीन है वो हमारा न्यूक्लियर जीनोम इनकोड करता है। ये प्रोटीन पहले साइटोसोल में बनते हैं और फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑर्गेनेल्स के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं और यही इंपोर्ट मैकेनिज्म आज हमारा मेन टॉपिक है। इंपोर्ट मैकेनिज्म समझने से पहले दरवाजे और कमरे देखना बहुत ही जरूरी है। पहले बात करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में 4 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं। सबसे पहला है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि OMM। ये बहुत ही हाईली परमिएबल होती है क्योंकि इसमें पोरिन्स नाम का अबंडेंट पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं VDAC। सेकेंड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी IMM। ये हाईली इम्परमिएबल होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता पर एक स्पेशल लिपिड होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। बहुत ज्यादा होता है ये फोल्ड होकर सिस्टर्नी बनाती है ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए सरफेस एरिया बढ़ सके। थर्ड है इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस यानी कि IMS। ये OMM और IMM के बीच का स्पेस है। पोरिन्स की वजह से इसका केमिकल इन्वायरमेंट साइटोसोल जैसा ही होता है। और फोर्थ एंड लास्ट है मैट्रिक्स। ये सबसे अंदर का कंपार्टमेंट है जहां TCA साइकिल के एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और 70S राइबोसोम्स बैठे हुए होते हैं। अब आगे क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं जो 3 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट बनाते हैं। इनके पास आउटर और इनर एनवलप मेम्ब्रेन्स होती है जिसमें एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सेपरेट करता है। इसके अंदर का एक्वियस स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जैसा ही होता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट डीएनए, राइबोसोम और कैल्विन साइकिल का मेन एंजाइम यानी कि रूबिस्को एंजाइम मिलता है।
और इनके पास एक थर्ड इंटरनल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं थाइलेक्लोइड मेम्ब्रेन। ये फ्लैटेंड डिस्क बनाती है जो स्टैक होकर ग्रेना बनाते हैं जहां फोटोसिंथेसिस होता है। थाइलेक्लोइड के बिल्कुल अंदर के स्पेस में होती है थाइलेक्लोइड ल्यूमेन जहां पर एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन्स जमा होते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो प्रोटीन साइटोसोल्स में बन चुके हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे भेजा जाए। सबसे पहला रूल, साइटोसोल में बने इन प्रोटीन्स को अंदर भेजने से पहले अनफोल्ड स्टेट में रखना पड़ता है। ये काम करता है साइटोसोलिक चैपेरोन जैसे कि HSP17। अब इन प्रोटीन्स और स्पेसिफिक जिप कोड्स यानी कि सिग्नल्स होते हैं। अब बात करते हैं द मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस की। जो प्रोटीन्स डायरेक्टली मैट्रिक्स में जाना चाहते हैं उनके एक्सट्रीम एन टर्मिनल्स पर एक सिग्नल होता है। ये एक एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स होता है जिसके जिसके एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं। एक बार प्रोटीन्स अंदर पहुंच जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टिडेज यानी कि MPP इस सिग्नल को क्लीव कर देते के अलग कर देते हैं। फिर IMM या IMS में जाने वाले प्रोटीन्स थोड़े से अलग होते हैं उनके कंपेयर में। उनके पास क्लीवेबल एन टर्मिनल सीक्वेंस नहीं होता है। इसकी जगह उसमें इंटरनल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होते हैं जो स्टॉप ट्रांसफर या डायरेक्ट इंसर्शन सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। तो अब उन अनफोल्डेड प्रोटीन्स अपने सिग्नल के साथ रेडी है। उसकी पहली एंट्री होती है OMM पर मौजूद टॉम कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन से। याद रखिए सारे न्यूक्लियस इंकोडेड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को पहले इस टॉम कॉम्प्लेक्स से ही गुजरना पड़ता है। ये काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। बात करते हैं इनके रिसेप्टर्स की। तो यहां पर टॉम 20 और टॉम 22 रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। इनका काम उन एन टर्मिनल्स एम्फीपैथिक प्री सीक्वेंस को पहचानना होता है। बात करें चैनल्स की तो पहचानने के बाद टॉम 40 नाम का प्रोटीन एक मेन बीटा बैरल पोर बनाता है जिसके अंदर से उस अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी कि IMS में थ्रेड किया जाता है। एक बार प्रोटीन IMS में आ गया तो आगे उसकी फाइनल डेस्टिनेशंस के हिसाब से उसे टीम 23 या टीम 22 कॉम्प्लेक्स को हैंडओवर कर दिया जाता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यानी कि IMS में आने के बाद प्रोटीन का सफर खत्म नहीं होता। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं जिसके लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी IMM पर दो अलग अलग ट्रांसलोकेटर्स बैठे हुए होते हैं। ध्यान से समझिएगा यहां से डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला है टीम 23 कॉम्प्लेक्स यानी कि मैट्रिक्स इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोटीन को बिल्कुल अंदर मैट्रिक्स में जाना है या फिर IMM में सिग्नल पास की तरह इंसर्ट होना है तो वो टीम 23 से गुजरता है। इस कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए एक मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेल्टा PSI की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो पॉजिटिवली चार्ज प्री सीक्वेंस को अंदर की तरफ खींचता है। इसके पास एक पैम कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा हुआ होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल HSP17 होता है। ये एक ATP ड्रिवन मोटर की तरह काम करता है और एक प्रोटीन को फोर्स से अंदर की तरफ खींच लेता है। सेकेंड है टीम 22 कॉम्प्लेक्स यानी कि IMM इंसर्शनल कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोटीन एक मल्टीपास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जैसे कि मेटाबोलाइट कैरियर या फिर ATP ADP ट्रांसलोकेसेस है तो वो टीम 22 के पास जाता है। इन प्रोटीन्स के पास एन टर्मिनल सीक्वेंस नहीं बल्कि इंटीग्रल टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं जो टीम 22 भी प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन को डेल्टा PSI पर हैवीली रिलाय करना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिलीवरी हमने समझ ली। अब आते हैं हमारे दूसरे पावर हाउस यानी कि क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट का टारगेटिंग लॉजिक थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट यानी कि थाइलेकोइड होता है। यहाँ प्रोटीन के पास दो तरह की सिग्नल ट्रांजिट पेप्टाइड्स हो सकती है। पहला है स्ट्रोमा टारगेटिंग सिग्नल्स। ये एक एन टर्मिनल्स क्लीवेबल सीक्वेंस है जो सेराइन और थ्रियोनाइन अमीनो एसिड से रिच होता है पर इसमें एसिडिक अमीनो एसिड जनरली नहीं होते हैं। ये प्रोटीन को सीधा
टीओसी या फिर टीआईसी मशीनरीज के पास ले जाता है। एक बार जब प्रोटीन स्ट्रोमा में पहुंच जाता है तो स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइड यानी कि एसपीपी इस सिग्नल को कट कर दे के अलग कर देता है। सेकेंड है थैलेकोइड बाइपेराटाइट सिग्नल। अगर प्रोटीन को और अंदर थैलेकोइड ल्यूमेन में जाना है तो उसके पास एक 2 पार्ट बाइपेराटाइट सिग्नल होता है। पार्ट 1 में स्टैंडर्ड स्ट्रोमा टारगेटिंग सिग्नल होता है जो प्रोटीन को स्ट्रोमा तक लाता है और वहां से क्लीव करके चला जाता है। सेकेंड है पार्ट है जैसे कि पार्ट ए का कटा हुआ पार्ट होता है, वो एक छुपा हुआ हाइड्रोफोबिक थैलेकोइड ट्रांसफर डोमेन एक्सपोज हो जाता है जब वो कट जाता है पार्ट 1। तो ये सिग्नल प्रोटीन को सेक या टेट पाथवेज के थ्रू थैलेकोइड के अंदर डायरेक्ट करता है और वहां से वो अंदर चले जाता है। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में टॉम और टीम थे उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में होते हैं टॉक और टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर एंड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। बात करें टॉक कॉम्प्लेक्स की जो कि आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं तो यहां पर टॉक 34 और टॉक 159 जीटीपीएस रिसेप्टर की तरह काम करते हैं जो ट्रांजिट पेप्टाइड्स को पहचानते हैं, और टॉक 75 आउटर मेम्ब्रेन्स में एक बीटा बैरल चैनल्स बनाते हैं जिसके अंदर से प्रोटीन पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया से इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि टॉक रिसेप्टर प्री प्रोटीन रिकॉग्नाइजेशन और इनिशियल ट्रांसलोकेशंस के लिए जीटीपी हाइड्रोलिसिस पर हैवीली रिलाई करते हैं। सेकेंड है टिक कॉम्प्लेक्स यानी कि इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को इनर एनवलप क्रॉस करवा के स्ट्रोमा में लेता है। यहां पर एक स्ट्रोमल चैपरोन्स होता है जिसका नाम है HSP93। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल HSP70 की तरह एक एटीपी ड्रिवन मोटर की तरह काम करता है और प्रोटीन को टिक कॉम्प्लेक्स से खींचता है और पुल कर लेता है। देखो यहाँ पे जितना भी ये मैंने नाम बोले टॉक 34, टॉक 159 और HSP93, माइटोकॉन्ड्रिया में HSP70, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी पे 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सीएसआई नेट के अंदर। तो ये सभी याद रखिएगा कौन से कहां पे होते हैं, और बहुत ही सिमिलर प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। खाली डिफरेंस जैसे कि आपने अभी देखा कि HSP70 होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पे HSP93 होता है, तो बहुत ज्यादा सिमिलर है। वहां पे टॉक है, टीम है, तो ये सारी वस्तु को अच्छे से कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स को समराइज करने के लिए मैं आपके लिए 2 मास्टर टेबल्स लेके आया हूं। सीएसआई नेट पार्ट बी और पार्ट सी के मोस्टली क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि टिम टॉम ये सब कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक टेबल मैंने पूरा का पूरा बना लिया है। पहला टेबल है माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस क्लोरोप्लास्ट के इंपोर्ट के ऊपर है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर ट्रांसलोकेज टॉम होता है जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है टॉक। इनर ट्रांसलोकेज माइटोकॉन्ड्रिया में टीम 23 और टीम 22 होते हैं जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है टिक कॉम्प्लेक्स। टारगेटिक सिग्नल दोनों में एन टर्मिनल्स पर होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया का सिग्नल एम्फीफेटिक अल्फा हेलिक्स होता है जबकि क्लोरोप्लास्ट के लिए सिग्नल सेराइन थ्रियोनिन रिच होता है जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स माइटोकॉन्ड्रियाज में जीटीपी रिक्वायर्स नहीं करते हैं जबकि टॉक रिसेप्टर में जीटीपीएस होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टेबल की, तो साइटोसोलिक चैपरोन्स में HSP70 जिसमें एटीपी डिपेंडेंट है जबकि क्लोरोप्लास्ट में HSP70/HSP90 और HSP93 होते हैं जो कि थोड़े इंडिपेंडेंट है। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टीम 23, टीम 22 इंपोर्ट के लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। क्लोरोप्लास्ट की इनर एनवलप पर इसकी जरूरत नहीं होती, पर थाइलेकोइड यानी कि टेट पाथवेज के लिए ये चाहिए होते हैं। बात करें इंपोर्ट मोटर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रियल HSP70 है जबकि क्लोरोप्लास्ट में वो HSP93 है। ये दोनों ही एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रोमा के अंदर फोल्डिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल HSP16 और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट HSP16 होता है। ठीक है, इन टेबल्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसे हर रोज रिवाइज करिए। और इसी के साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे पता है पाथवेज थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर अगर आप इन मास्टर टेबल्स को मेरे दिए गए लॉजिकल सीक्वेंस के साथ मैच करेंगे तो कोई भी सीएसआई नेट का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको टॉक, टिक,
टॉम या टिम किसी भी पात्र में कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं हर एक डाउट्स का आंसर करूंगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ाई में कंसिस्टेंटली आगे है और आपके साथ सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद हाई यील्ड टॉपिक्स एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू।